लास्ट है, यूं मान के चले, ठीक है ना। अब देखो हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेरा कंटेंट है, देखो मैं सीधा, मैंने चाहती तो मैं उस पर यूं कह सकती थी कि प्लासी का युद्ध, पर हमें सीधा प्लासी का युद्ध नहीं पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें धीरे धीरे ये पढ़ाऊंगी कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल पे अधिकार किया। हम ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का जो है अंग्रेजों ने बंगाल को ही अपना अधिकार क्षेत्र क्यों मतलब चुना कि भाई हमें इसी पर अधिकार करना है, हमें बंगाल ही चाहिए। उन्होंने सबसे पहले बंगाल को क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है ना। चलो काफी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, तो हमारी नहीं मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं मयंक जी, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। नो डाउट हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और जब युद्ध करते हैं तब युद्ध के दौरान तो दुगनी पावर से पढ़ाना चाहिए युद्ध को, तभी तो युद्ध करने में मजा आता है। चलो फिर हम लोग आज बात कर लेते हैं आपके यहाँ बंगाल की, ठीक है। हम बात किसकी करेंगे, बंगाल की, कि क्या हुआ बंगाल में, कैसे धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो बंगाल की ओर बढ़े। तो सबसे पहले जैसे कि बंगाल या कह सकते हैं पूर्व की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे इस क्षेत्र के ऊपर पड़ता है। सिंपल से मैं बात करूं ये, ठीक है, मैं इस क्षेत्र को ज्यादा कवर करूंगी। तो आपके यहाँ पूर्व में, यहाँ उड़ीसा में बात को ध्यान से सुनना, पूर्व में आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम को महत्वपूर्ण भूमिका दी। अंग्रेज यहां आए 1611 में, फिर अंग्रेज 1613 में यहां आए, ठीक है, 1611 में यहां, 1613 में यहां, फिर कहां गए, बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1633 में बंगाल तो नहीं गए, परंतु बंगाल के पास ही उड़ीसा था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन थे, तो उसमें उड़ीसा था। उड़ीसा में 1633 में आप यूं कह सकते हो, बालासोर में उन्होंने क्या की, फैक्ट्री बनाई, सबसे पहली फैक्ट्री बनाई। ध्यान से सुनना, मैं हालांकि नो डाउट तुम्हें पता है, मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूं, ठीक है ना, मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, तो तुम्हें पता है, मुझे ये है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज को रिकॉल कर लो, अच्छी बात है ये। 1633 में उड़ीसा में बनाया, कहां बनाई, उड़ीसा में बनाई, बंगाल नहीं गए, उड़ीसा में बनाई। अब उड़ीसा में बनाई तो उड़ीसा में जो व्यापारी कोठी थी उसको तो इतना फायदा नहीं दिखा, परंतु उन्होंने क्या किया, पड़ोसी में फायदा दिखा, मतलब बंगाल में फायदा दिखा कि भाई जो बंगाल है उसमें बड़ा फायदा है हमें, तो क्यों ना बंगाल की ओर चला जाए। तो जैसे कि आपको पता है 1651 में 1651 में हम पहुंच गए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई हुगली। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पहुंच गई, हुगली। अब हुगली में उन्होंने अपनी दूसरी, यूं कह सकते हैं पूर्व में, मैं बात किसकी कर रही हूं, पूर्वी, ठीक है। तो उन्होंने पूर्व में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उड़ीसा, दूसरी फिर बंगाल में, हुगली में अपनी क्या बनाई, ठीक है ना, हुगली में अपनी क्या बनाई, व्यापारिक कोठी बनाई। अब हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई, उसके बाद में देखो उनका लक कितना काम करता है। जब इन्होंने हुगली में व्यापारिक कोठी बनाई, और अगला सोचना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने तुम्हें बताया था ना 1686 में हुगली को लूटा, अंग्रेजों ने क्या किया, हुगली को लूटा। और अंग्रेजों ने जब हुगली को लूटा तो आपके यहां उस वक्त, ध्यान से सुनना, जब इसको लूटा हुगली को, तो यहां बिल्कुल आपके दिल्ली में मौजूद कौन, औरंगजेब, मौजूद कौन थे, औरंगजेब। और औरंगजेब जो है अपनी सेना लेके पहुंच गए। क्यों पहुंच गए औरंगजेब अपनी सेना लेके, बात को ध्यान से सुनना, बात को इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो क्षेत्र था बंगाल का, वो किसके अधीन था, औरंगजेब के अधीन था। किसके अधीन था, औरंगजेब के अधीन था। तो औरंगजेब जो है वो सेना लेकर पहुंच गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने घुटने टेक दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने घुटने टेक दिए कि भाई माफ करो, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हुगली लूटी, लूटने के बाद माफी मांग ली, माफी मांगने के बाद में वापस व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया। मेरी बात को थोड़ा और गौर से सुनो। लूटने के बाद में देखो हुआ क्या, यहां अंग्रेजों को अकल आ गई, यहां अंग्रेजों को अकल आ गई कि भारत में अपना मनमाना काम नहीं करवा सकते हम। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि भारत के अंदर ये जो मुगल है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्ति, ताकतवर, एक शक्तिशाली जो है इनका वर्चस्व है, ये शक्तिशाली शासक है। मुगल है वो क्या है, शक्तिशाली शासक है। जब तक ये मुगल मौजूद है, तब तक हम यहाँ अपना वर्चस्व, अपना काम जो है वो आजादी से, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। हमें इनके अधीन रहकर काम करना होगा। ये बात कंपनी को
पता थी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपके यहाँ जहांगीर से परमिशन ली है, उसके बाद में और भी बहुत सारे शासक आए। हालांकि मुगलों में अगर हम बात करें तो औरंगजेब तक जो शासक आए ना वो सभी शक्तिशाली थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शक्ति को अच्छा प्रदर्शन भी किया है, कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को उन्होंने दिखाया भी है। और औरंगजेब जो थे ना, मुगलों के शासक में जो औरंगजेब थे ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला। कैसे निकला? जो सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र कह सकते हैं, जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब ने किया। तो पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को कवर किसने किया? औरंगजेब ने किया, ठीक है। औरंगजेब की नीति, उसकी युद्ध नीति, उसके कार्य, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा मुगलों के बादशाहों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो औरंगजेब के नियंत्रण में रहा था। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पता चल गया कि अब भाई मुगलों से पंगा लेना नहीं है, औरंगजेब या मुगल हो वो शक्तिशाली है, अपने चुपचाप अपना व्यापार करो, अपना काम करो। अंग्रेजों को अकल आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ही बार काम गलती करी, अगली बार उन्होंने ध्यान रखा। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अंग्रेजों की, मैंने तुम्हें कहा था ना, कहीं भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहां के लोगों को रहने के लिए बस्ती, जगह चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही अंग्रेज जो थे उन्होंने जैसे ही आपके यहाँ हुगली में, बंगाल में व्यापार करना शुरू किया, बंगाल में व्यापार करना शुरू किया, और उसी में उन्होंने, ध्यान से सुनना, आपके यहाँ 1698 में क्या किया? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजीम उस शान, ठीक है। ये एक तरह से यू मान के चलो कि सूबेदार था, ठीक है। ये क्या था? सूबेदार था। तो इसने क्या किया? कंपनी को तीन जो क्षेत्र थे उनकी जिम्मेदारी दे दी। कंपनी को क्या किया? मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था ना, सनातनी, गोविंदपुरम, पहले पढ़ाया था ना, गोविंदपुरम और कालीकट, ठीक है। मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूं, कालीकटा, ठीक है, कालीकटा। अब ये क्षेत्र यहां थे, ठीक है। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। हाँ, ये यहां आपका बालासोर आ गया, ये इधर आपकी हुगली आ गई, ये इधर जो है, ये जो क्षेत्र, ये है आपके कालीकट, कालीकटा, गोविंदपुरम और सनातनी, ये क्षेत्र थे। इन तीनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को, और जिम्मेदारी प्राप्त होने पर अंग्रेजों ने यहां बनाया है एक फोर्ट, जिसका नाम क्या है? विलियम। अब ध्यान से सुनना, ये जो फोर्ट है, ठीक है ना, एक तो मद्रास में बनाया उन्होंने, मद्रास में बनाया सेंट जॉर्ज करके, और एक फोर्ट उन्होंने कहां बनाया था? कलकत्ता, मतलब कलकत्ता तो बाद में बनी है, फोर्ट विलियम, और बाद में यही आपके कलकत्ता की नींव रखी गई थी 4 नोक के द्वारा, ठीक है ना। 4 नोक के द्वारा कलकत्ता की नींव रखी गई, और यही फोर्ट विलियम का भी निर्माण किया गया। बात समझ में आ गई? अब देखो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि यहां फोर्ट बना लिया, यहां बस्ती, मतलब कलकत्ता अंग्रेजों की जो बस्ती है वहां बसी, वहां के लोग रहने लगे, व्यापार करने लगे। और उसी के साथ में तुम्हें यह पता है 1717 में फर्रुख सियर आते हैं और उन्होंने मुक्त व्यापार के लिए फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों के लिए। क्या कर दिया था? मुक्त व्यापार के लिए फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों के लिए। कहां? मैंने कल पढ़ाया था ना, बंगाल। अब बंगाल में जो है केवल मात्र 3000 रुपए वर्ष के देकर आप मुक्त व्यापार कर सकते हो, और कोई टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब हुआ क्या, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? केवल व्यापारी कोठी बनाई पूर्व से ये थोड़ा आगे बढ़े बंगाल की तरफ, हुगली में काम किया, परंतु हुगली को लूटा तो मुगलों ने सहायता की और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, माफी मांग ली और माफी मांगकर फिर अपना व्यापार करने लग गए। और व्यापार करते करते, क्योंकि अभी देखो अधिकार नहीं किया है, केवल क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, केवल बिजनेस से मतलब है। इनका भी राजनीतिक रूप में कोई भी शक्ति अपने आप को कह सकते हैं, राजनीतिक रूप में अपने आप को जमाने का कोई इरादा नहीं है। ये एक हिस्ट्री में बहुत जगह लिखा आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर शासन करने के लिए आई थी। ना बेटा जी,
ये गलत लिखा आता है, ये मान के चलो ये संयोग ऐसी रही, परिस्थितियां ऐसे बनती रही। आज आपको पढ़ाऊंगी मैं, अगर ऐसे व्यक्ति हमारे इतिहास में नहीं होते तो शायद अंग्रेज भी जो है वो भारत पर 200 वर्षों तक शासन नहीं कर पाते। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों की या हम भारतीयों की बहुत बड़ी गलती चूक रही थी जो पूरे भारत के लोगों को झेलनी पड़ी थी। ठीक है ना, बात को समझो। हुआ क्या, अब यहां व्यापार कर रहे हैं, फोर्ट विलियम बना लिया, किलेबंदी करिए, फोर्ट विलियम बनाया, किलेबंदी करिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि व्यापार कर रहे हैं। ठीक है ना, कलकत्ता बसाया क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, रहने के लिए कलकत्ता बसाया, शासन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ 1717 में उन्हें थोड़ी सी टैक्स में रियायत, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा टैक्स में रियायत मिल गई, बहुत ज्यादा। फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, परंतु क्या होता है, देखो मैंने आपको बात समझाई थी ना, जब तक बंदूक है तब तक आदमी डरता है। पता चले आदमी को कि बंदूक खाली है, तब क्या बंदूक से डरोगे क्या? नहीं डरोगे ना। तो देखना, यहां बंदूक थी, यहां बंदूक थी और बंदूक खाली हो गई, ये अंग्रेजों को पता नहीं चला। मतलब मुगलों में महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक तो थे, परंतु औरंगजेब का निधन हुआ 1707 में। 1707 में औरंगजेब के जाने के बाद में कोई भी ऐसा काबिल शासक नहीं आया। कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर शासन किया और चला गया। कोई भी काबिल शासक जो है वो नहीं आया। परंतु ये बात अंग्रेजों को नहीं पता थी कि यहां इस गद्दी पर अब वो काबिल शासक नहीं है, ये अंग्रेजों को नहीं पता था। मैंने आपको कल भी पहले भी पढ़ाया था कि 1739 में आपके यहां नादिर शाह आता है, वो आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह रंगीला बड़ी आसानी से हार मान जाते हैं। ये बात अंग्रेजों ने पढ़ ली, गौर कर ली, क्या कि अब मुगलों में वो दम नहीं रहा, अब मुगलों में वो दम नहीं रहा, अब ये बंदूक जो है वो खाली है, दिखने में बंदूक है, बाकी इसके अंदर गोलियां नहीं है। अब अंग्रेजों को ये पता चल गया, जो हम करेंगे हमारी मर्जी से करेंगे, इस भारत में हमें रोकने वाला कोई नहीं, ये सोचा। इसी बीच में ध्यान से सुनना, इसी बीच में फ्रांसीसी भी आए और फ्रांसीसियों ने भी यहां अपना चंद्रनगर बसाया। ठीक है, ये यहां कलकत्ता बस गया और ये यहां से चंद्रनगर बस गया। फ्रांसीसी आए तो उन्होंने चंद्रनगर मतलब बसाया आपके इसी में बंगाल में, थोड़ा सा अंग्रेजों से दूर, यूं मान के चलो। बात यहां तक क्लियर होती है? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो होता है क्या है बंगाल के साथ, बंगाल जो है क्या एक तरह से स्वतंत्र होता है क्या? बंगाल खुद जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, बंगाल जो है वो मुगलों के अधीन होता है। बंगाल क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता, मुगलों के अधीन होता है। बंगाल जो है जैसे ही, देखो औरंगजेब जब तक था ना तब तक सब डरे हुए थे, तब तक सब डरे हुए थे। औरंगजेब के जाने के बाद में क्या हुआ, सबको ये पता चल गया मुगलों में दम नहीं है, तो क्या हुए, बहुत सारे जो क्षेत्र थे ना, बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में आपने नाम सुना होगा मुर्शीद अली खां, अब ये पढ़ाऊंगी, अभी तसल्ली रखो। मुर्शीद अली खां पहले वो बंगाल के बने दीवान। क्या बने थे? बंगाल के बने दीवान। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें बंगाल में क्या किया? दीवान बनाया। क्यों? क्योंकि दीवान का मतलब होता है कि बंगाल से जितना भी पैसा टैक्स है वो कलेक्ट करना है और मुगलों को दिल्ली भेजना है, औरंगजेब को भेजना है। ये दीवान का काम होता है, कलेक्ट करना पैसा, आपके यहाँ जो टैक्स है वो कलेक्ट करो और मुगलों को भेज दो, कलेक्ट करो मुगलों को भेज दो। फिर जैसे ही पता चला मुर्शीद अली खां को कि भाई मुगलों में दम नहीं है, तो उसने क्या किया? बंगाल को अपने अधीन कर लिया, बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। ध्यान से सुनना, बंगाल जो था वो पहले मुगलों के अधीन था। पहले क्या था? मुगलों के अधीन था, मुगलों के पास में था। ठीक है, मुगलों के पास में था। और जैसे ही वो मुगलों से आजाद हुआ, मुगलों से आजाद होने के कुछ वर्ष बाद अगर लगभग मान के चलें तो 1717 से लेकर 1757 तक, ठीक है, लगभग 1717, एक राउंड फिगर लेकर चलती हूं मैं आसपास, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री में है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखो, घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में है ना धीरे धीरे बात बढ़ती है। जैसे मान लो युद्ध होता है तो युद्ध की एक तारीख होती है, युद्ध होता है जैसे पलासी का युद्ध 23 जून 1757, ये एक तारीख हो गई ना, क्योंकि युद्ध फिक्स दिन हुआ। परंतु युद्ध की रणनीति, युद्ध की पृष्ठभूमि बहुत समय से बन रही है। वैसे ही आपके यहाँ बंगाल जो है वो मुगलों से कोई एक दिन में आजाद नहीं हुआ है, धीरे धीरे अलग हुआ।
ठीक है, 1717 आसपास मान के चलते हैं। और 57 तक इन्होंने खुद काम किया, मतलब बंगाल ने खुद काम किया। 1717 के आसपास आजाद हो गए, बंगाल एक स्वतंत्र बना और बंगाल ने स्वतंत्र होकर काम किया 1717 से लेकर 1757 तक। 1757 तक काम किया और 1757 के बाद में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों के हाथ लग जाता है बंगाल। अंग्रेजों के हाथ क्या लग जाता है? बंगाल। तो बात समझ गए? बंगाल पर पहले अधिकार रहा मुगलों का काफी समय तक, 1717। इसके बाद में लगभग 57 तक बंगाल स्वतंत्र रहा, ठीक है, बंगाल स्वतंत्र रहा। और स्वतंत्रता के बाद 57 के बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया, ठीक है ना। बंगाल क्या हो गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बात यहां तक क्लियर होती है? अब देखो, अब हम शुरू कर लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह अंग्रेज जो है वो बंगाल की ओर बढ़े, किस तरह उनका मन चला कि भाई हम लोग यहां काम कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ बंगाल में कैसे कैसे नवाब बने और क्या क्या बंगाल की परिस्थितियां हुई। हमने एक तरफ तो देखा, मुझे ये बताओ अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? धीरे धीरे बालासोर में फैक्ट्री बनाई, हुगली में फैक्ट्री बनाई, हुगली को लूटा, परंतु अकल आ गई औरंगजेब ने उन्हें याद दिला दी नानी, और नानी याद आ गई तो उन्होंने कहा चुपचाप व्यापार कर लो। फिर व्यापार करने के बाद में 1717 में थोड़ा सा उनको रियायत मिली कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम व्यापार कर लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वहां तक ठीक था। 1739 में जैसे ही नादिर शाह के आक्रमण से अंग्रेजों को यह पता चल गया कि बंगाल के, या कह सकते हैं कि मुगल जो है वो शक्तिशाली नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया? अब अपनी मनमर्जी करनी शुरू की और मनमर्जी करने के बाद में उन्होंने बंगाल पर अपना सबसे पहला अधिकार जमाया। अब सोचने वाली बात है कि मैडम बंगाल में ऐसा क्या है, बंगाल पर अपना अधिकार क्यों जमाया? बंगाल में ऐसा क्या था? बंगाल में कच्चा माल था। बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। अवध का नाम सुना है ना? अवध का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यूपी का जो क्षेत्र था उसे अवध कहते हैं, ठीक है। तो अवध जो है वो भी बहुत संपन्न था। इधर सूरत है वो काफी संपन्न था। आपका बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये जो क्षेत्र है वो बड़ा ही संपन्न था। क्यों? क्योंकि देखो बेटा नदियां थी और जहां नदियां है ना वहां आसपास है ना कृषि बहुत अच्छी होती है, और कृषि से क्या मिलता? कच्चा माल मिलता। अब कृषि से कच्चा माल मिलता तो आपके यहाँ जहां कच्चा माल मिलेगा अंग्रेजों को तो फायदा वही है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार कच्चे माल के चक्कर में बंगाल पे किया था, ठीक है। बात समझे? अब देखो बंगाल में अगर हम शुरू करते हैं, बंगाल के स्वतंत्र शासक से ही शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति आपको देखने को मिलता है मुर्शीद अली खां। होता क्या है? मुर्शीद अली खां जो है वो पहले एक तरह से देखा जाए तो उनके साथ हुआ क्या, कंडीशन समझना। हालांकि अगर मैं कहूं कि इनका शासनकाल 1713 भी मिल जाता है, कोई 1700 से भी ले लेता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। हुआ क्या इनके साथ? मुर्शीद अली खां आते हैं। मुर्शीद अली खां को औरंगजेब, ध्यान से सुनना, औरंगजेब ने बंगाल का क्या बनाया? शब्दों पर गौर करना। बंगाल का क्या बनाया? दीवान बनाया। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी समझाया था, बंगाल का क्या बनाया? दीवान बनाया, नवाब नहीं बनाया, ठीक है ना। नवाब से तो वो राजा बन गया। जैसे हम यहाँ राजा बोलते हैं ना, तो यूं मान के चलो राजा बोलते हैं, वैसे ही नवाब थे। बंगाल में क्या थे? नवाब थे। तो यूं मान के चलो ये औरंगजेब ने क्या किया? जब औरंगजेब था तो 1700 के आसपास में इसे यहां भेजा, ठीक है। इसे इस बंगाल के क्षेत्र में भेजा, इस बंगाल के एरिया में भेजा, बंगाल को इसी में ले लेते हैं, इस बंगाल में भेजा और बोले यहां से टैक्स कलेक्ट करके किसको देना है? औरंगजेब को लाकर देना है। तो मुर्शीद अली ने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से पैसा इकट्ठा करते मुगलों को भेजता। धीरे धीरे मुर्शीद अली खां को यह पता चल गया औरंगजेब गया तो अब कोई शासक बचा नहीं। तो मुर्शीद खान ने यहाँ क्या किया? धीरे धीरे ये एक तरह से देखा जाए तो इसने बंगाल को
यह या कह सकते हैं ये बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। और स्वतंत्र शासक जिसे आप कह सकते हैं नवाब, नवाब और स्वतंत्र शासक का मतलब हो गया अब ये बंगाल के संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो ले सकता है। पहले ये बंगाल के क्षेत्र में केवल पैसा लेता और दे देता, पैसा लेता और दे देता अंग्रेजों, मतलब औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब को पैसा लेता और दे देता, इतना ही काम था इसका। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसको पता चला कि भाई ये शक्ति मुझे रोकने नहीं आ सकती, ये शक्ति मुझे रोकने नहीं आ सकती, और पैसा बहुत बड़ी पावर होता है। ये आज भी है, पहले भी था, पैसा बहुत बड़ी पावर होता है, क्योंकि पैसे से सेना, लोग खरीदे जा सकते हैं। सेना को जितना अच्छा पैसा, जितनी अच्छी उन्हें हथियार हम देंगे उतना ही अच्छा वो युद्ध करेंगे, जितना अच्छा प्रशिक्षण देंगे उतना अच्छा वो युद्ध करेंगे। आप देखो पहले के राजा महाराजा सेना लेकर निकल जाते थे, उसके साथ खाना भी उतना लेकर चलते थे। क्यों? क्योंकि अगर सैनिक भूखे मरेंगे ना तो वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो खाना मिले, पैसा मिले, हथियार मिले तो क्यों ना लड़े। तो यहां यूं मान के चलो मुर्शिद खां को ये पता चल गया कि अगर मुगलों में से कोई मुझे रोकने भी आता है तो मैंने बंगाल में एक अच्छी सेना तैयार करूंगा और आराम से मैं बंगाल का शासक बनूंगा। तो ध्यान से सुनो, पहले ये बनता है बंगाल का दीवान, पहले ये बनता है बंगाल का दीवान, और फिर ये खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, जिसे आप क्या किस नाम से पुकारते हो? नवाब के नाम से पुकारते हो। क्या पुकारते हो? नवाब। नवाब का मतलब अब वह बंगाल के संबंधित सारे निर्णय ले सकता है। अब बंगाल में उसका अधिकार है, बंगाल में अब वह सारे प्रकार के निर्णय लेगा, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार का कोई भी हो वो ले सकता है। अच्छा, इस व्यक्ति ने एक काम और किया, इस व्यक्ति ने खुद को नवाब घोषित करके कहा कि आपके यहाँ मध्य बंगाल, देखो क्या किया इसने, बीच में एकदम मध्य बंगाल के बीचों बीच अपनी राजधानी बसाई, जिसको आप किस नाम से जानते हो? मुर्शिदाबाद। किस नाम से जानते हो? मुर्शिदाबाद। तो ध्यान से सुनना, इसने हालांकि पहले राजधानी ढाका थी, पहले राजधानी ढाका थी, इसने क्या किया, मध्य बंगाल, बिल्कुल बंगाल का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, बिल्कुल मध्य बंगाल के पास में इसने मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनाई। ठीक है, पॉइंट यहां से क्लियर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि मुर्शिदाबाद या बंगाल की राजधानी जो है वो किसे बनाई गई थी बाद में। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद इसने क्या बनाई, राजधानी। अच्छा, एक और बात, ये व्यक्ति तो अच्छा था ही ना, दिल से तो अच्छा था ही, इस व्यक्ति ने क्या किया, जो गरीब या जो कष्टदायी जो किसान है या जो खेती करने वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए तकावी ऋण जारी किया। इसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जैसे कि अभी वर्तमान में किसानों को ऋण माफ किया या किसानों को ऋण दिया जाता है ना, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या था, होता क्या है, सिंपल सी बात समझो, किसान खेती करते, पैसा मतलब बेचते और बेचकर फिर पैसा कमाते हैं। इसने क्या किया, इसने राशि पहले दे दी, खरीदेंगे बाद में, पहले राशि दे दो और उस राशि से आप अपना आराम से खेती करो और खेती करके फिर आप हमें बदले में सामान दे दो। ठीक है, मतलब सामान आने से पहले, ऐसा ऋण जिसमें सामान आने से पहले आप उसे पैसा दे रहे हो, ये इसने शुरू किया था। एक्चुअल में मैंने एग्जाम में कहीं ये क्वेश्चन देखा था तो मैंने सोचा इसको बता देती हूँ। तकावी ऋण प्रारंभ किया था, उसमें केवल इतना ही नाम आया था कि बंगाल में तकावी ऋण जो है वो प्रारंभ करने वाला शासक कौन सा था, केवल उसका नाम आया था। ठीक है ना, नाम आया था, तो यह है मुर्शीद अली खां, इसने इसको शुरू किया था। बात यहां से क्लियर हो गई। अब देखो होता क्या है, मुर्शीद अली खां 1727 तक रहे, 1727 के बाद में इनका हो गया निधन। अब निधन होने के बाद में कोई भी इतना योग्य शासक, मतलब इनका बेटा जो है वो इतना योग्य नहीं था, तो इन्होंने क्या हुआ, दामाद, फिर अब बेटे नहीं होते तो फिर दामाद होते, ठीक है ना, बेटे नहीं है तो फिर दामाद होते। तो ये मुर्शीद अली खां के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, पहले दीवान बने, फिर नवाब बने, नवाब के बाद में इन्होंने राजधानी बनाई और राजधानी बनाकर इन्होंने जो आपके किसान थे उनके लिए तकावी ऋण जो है वो प्रारंभ कर दिया। अब मुर्शीद अली खां के बाद में जो दूसरा व्यक्ति आता है जो उन्हीं का दामाद होता है, ठीक है, कौन सा होता है, दामाद। देखो दामाद में दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो आपका नाम आता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के लिए अभी तसल्ली रखो, अली वर्दी खां अभी नहीं आएंगे, वो लगभग 40 में आएंगे। कहां आएंगे, 40 में आएंगे। अभी यहां है सुजाउद्दीन, ये दामाद थे इनके, मुर्शीद अली खां के क्या थे, दामाद थे। तो मुर्शीद अली खां के ये दामाद थे, इन्होंने लगभग 1727 से लेकर यूं मान के चलो 39 तक इन्होंने काम किया।
39 तक इन्होंने काम किया। ये इनके दामाद थे, पहली बात, ठीक है, ये इनके दामाद थे। इन्होंने, इनके हाथ में 1733 में इनके हाथ बिहार लग गया, मतलब बिहार पर इनका अधिकार हो गया 1733 में। और 1733 में जब बिहार पर अधिकार हो गया तो इन्होंने बिहार का सूबेदार बनाया अलीवर्दी खां को। बिहार का सूबेदार किसको बनाया? अलीवर्दी खां को। बात को ध्यान से समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो सुजाउद्दीन है, कुछ विशेष काम नहीं किया, इसलिए मैं डिस्कशन भी कुछ नहीं करने वाली। दामाद था, दामाद के तहत ये पोस्ट पर, मतलब गद्दी पर बैठा। और 1733 में इसने क्या किया? बिहार पर इसका अधिकार हो गया। और अधिकार होने के बाद जो दूसरा दामाद था, ठीक है, तो दूसरा दामाद था अलीवर्दी खां, किसका? इसका, ठीक है। इसका जो दूसरा दामाद था अलीवर्दी खां, इसको इन्होंने बिहार पे सूबेदार बना दिया। बिहार में क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। अब देखो होता क्या है, इसके बाद में एक तीसरा बीच में और आता है, सरफराज खां। ये ज्यादा काम नहीं कर पाता, लगभग 1739 से लेकर 40 तक कुछ ही समय रहता है। क्यों रहता है कुछ ही समय? नो डाउट कुछ जगह ये मिल जाता है कि सिजाउद्दीन का बेटा था, कुछ जगह मिल जाता है मुर्शीद अली खां का बेटा था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात करते हैं तो मुर्शीद अली खां का ये बेटा था, अयोग्य बेटा था, सीधी सी बात है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अयोग्य होता है ना, तो उसके पीछे न जाने कितने योग्य व्यक्ति लग जाते हैं उस जगह को प्राप्त करने के लिए। देखो कोई भी अगर व्यक्ति अयोग्य होता है तो उस अयोग्य व्यक्ति के पीछे हजारों योग्य व्यक्ति लग जाते हैं कि ये पोस्ट हमारी होनी चाहिए। तो इसने लगभग कुछ ही समय काम किया, ये बेचारा गद्दी पर बैठा ही था, गद्दी पर बैठा, अयोग्य तो था ही। तो क्या किया? अलीवर्दी खां ने इसकी कर दी हत्या। और अगला जो शासक बनता है वो बनता है अलीवर्दी खां। अगला शासक कौन बनता है? अलीवर्दी खां। इसका शासन अगर हम देखें तो ये 1740 से लेकर 56 तक, 40 से लेकर क्या हुआ? 56 तक। अब देखो हुआ क्या, अलीवर्दी खां जो थे ना, इनके समय में अलीवर्दी खां, एक तो हम बात कर लेते हैं इसके मुर्शीद अली खां, इसके शासनकाल में बंगाल खूब फला फूला, खूब काम किया। बाकी इन दोनों में सामान्य स्थिति रही। दूसरा जो व्यक्ति था वो था अलीवर्दी खां। इस अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में बहुत ज्यादा समृद्धि रही। अब आप कहोगे मैडम इसके शासनकाल में ऐसा क्या था कि बहुत समृद्धि रही? देखो होता क्या है, समृद्धि वहां होती है, समृद्धि वहां होगी जहां शांति होगी। अब सोचो यहां तो क्या हो रहा है, यहां कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इस क्षेत्र में ध्यान से सुनना, इस क्षेत्र पर तो हो रहे हैं आक्रमण, भारत के इस क्षेत्र पर तो हो रहे हैं आक्रमण, और बंगाल बैठा है शांति से, कि भाई आराम से मुझे काम करना है और मैं आराम से काम कर रहा हूं। जब भी कोई मान लो मराठा या कोई भी आता उसके साथ संधि कर लेते और काम खत्म कर लेते, ठीक है ना। तो ये शांति से काम कर रहे हैं। आपके अलीवर्दी खां के दौरान खूब समृद्धि हुई। क्यों हुई? कच्चा माल, मैंने आपको बताया बंगाल जो है वो अंग्रेजों की नजर में क्यों आया था? बंगाल अंग्रेजों की नजर में इसलिए आया क्योंकि आपके यहाँ डेल्टा बनता है, नदी है तो नदी के आसपास उपजाऊ जमीनें हैं, उपजाऊ जमीनें हैं तो वहां खेती अच्छी होगी तो कच्चा माल अच्छा मिलेगा, तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। पॉइंट ऐसे समझे? सोचो कितना लिंक है। इसीलिए अवध पर भी आप आगे चलकर ये लोग अधिकार कर लेते हैं, अवध को भी अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आप सुनोगे बंबई वगैरह की इतनी कोई खास बात नहीं आती है जितना कि आप बंगाल का सुनते हो, क्योंकि बंगाल जो है ना वो अगर हाथ आ गया, बंगाल अगर अंग्रेजों के हाथ आ गया तो ये मान के चलो पूरा जो पैसा है ना, पैसे की जो पावर है ना भारत की, वो यही थी, पैसे की पावर यही थी। और अगर ये आपके यहाँ कभी मान के चलो बैंक था, ये क्या था? बैंक था। और ये बैंक था, जैसे ही आपके यहाँ अंग्रेजों ने इस बैंक पर अधिकार किया, भारतीय भी कमजोर हो गए, आपके यहाँ फ्रांसीसी जो डच थे वो भी कमजोर हो गए, सब कमजोर हो गए। क्योंकि क्यों? अंग्रेजों के हाथ बंगाल लग गया था, ठीक है, बैंक लग गया था, इंडिया का बैंक लग गया था, ये मान के चलो। अलीवर्दी खां के समय खूब फला फूला, काम बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, अंग्रेजों ने भी ज्यादा समस्या खड़ी नहीं करी, अंग्रेज भी आराम से, ठीक है, खुटपुट चलती थी पर समझा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या? अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी। अब आप कहोगे मैडम बेटा नहीं था, अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी,
ठीक है ना। अली वर्दी खां के 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को अलग अलग जगह अलग अलग शासक के यहाँ शादी हुई। इसी में क्या हुआ, जो तीसरी बेटी थी, अब नाम मत पूछना, तुम लोग ऐसे हिस्ट्री जानना शुरू कर देते हो, मैंने बताओ कौन, नाम क्या था। तीसरी एक बेटी थी, तीसरी बेटी का एक पुत्र था, तीसरी बेटी का एक पुत्र था, हालांकि सभी बेटियों का पुत्र था नो डाउट। तीसरी बेटी का पुत्र था जिसका नाम था सिराजू दौला। अब सिराजू दौला जो है वो तीसरी बेटी के पुत्र है। अब अली वर्दी खां के बेटा तो था नहीं, अब एक इसका नाम है घसीटी बेगम, ये पहली बेटी का नाम है नो डाउट। ये इसलिए आएगा क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, सिराजू दौला जो है उसके मुख्य 3 दुश्मन थे। मुख्य क्या थे? 3 दुश्मन थे, और मुख्य 3 दुश्मनों में एक तो नाम आता है आपका, एक तो नाम आता है इसकी मौसी का घसीटी बेगम, एक इसके आता है इस दूसरी पुत्र का एक बेटा था, दूसरी पुत्री का एक बेटा था शौकत जंग। देखो पहले तो सबसे बड़ी मौसी लड़ेगी, फिर दूसरी मौसी का बेटा लड़ेगा, और फिर तीसरा तो ये खुद है ही। तो यहां हुआ क्या, काम बहुत फला फूला आराम से, और अली वर्दी खां जब मरे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया सिराजू दौला को। अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? सिराजू दौला को, कि भाई ये जो है ये सबसे योग्य उम्मीदवार है और यही मेरी गद्दी को संभाल सकता है, एक काम करो इसी को बना दो। अब हुआ क्या, ये पहली जो बेटी है घसीटी बेगम, इसने कहा ऐसे कैसे कर दिया, मैं बड़ी बेटी हूं, पहला अधिकार मेरा है या मेरे बच्चे का होना चाहिए, मैं पहले पैदा हुई, या तो अधिकार मेरा हो या मेरे बच्चे का हो या मेरे पति का हो। ये कहां से बीच में आ गया, क्योंकि ये तो सबसे छोटी वाले का है ना। इधर दूसरी जो बेटी थी उसका बेटा बोला छोड़ो, अकेले को क्यों मिले, भाई नाना की प्रॉपर्टी है, अकेले इसको क्यों मिले, हमें भी मिलनी चाहिए। भाई तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मामा नहीं है, तुम्हारे मामा नहीं, मामी नहीं, कोई नहीं, तो फिर नाना की प्रॉपर्टी में सभी बेटियों का बराबर हक होना चाहिए। यहां ये लड़ा शौकत अली। फिर सिराजू दौला बोला भाई मैं तो काबिल हूं, मुझे तो बनाया है, और सिराजू दौला ने अपनी काबिलियत साबित भी करी थी, अभी बताएंगे कैसे। तो ध्यान से समझ गए, अली वर्दी खां ने अच्छे से काम किया, कोई विशेष काम था नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं, बस इतना है कि 3 बेटियां पैदा करी थी, और 3 बेटियां पैदा करके छोटी वाली जो बेटी थी उसके पुत्र को उन्होंने क्या बना दिया, अगला नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, अब 5वां नवाब आता है आपका सिराजू दौला। सिराजू दौला, इसकी तो आपको दुख भरी दास्तां सुननी ही पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? देखो इसकी हालत कितनी खराब हुई, बेचारे को, अच्छे आदमी को तो काम कोई करने नहीं देता। ठीक है, क्या हुआ इसके साथ में, देखो सिराजू दौला के साथ क्या हुआ। ये जैसे गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर ये बैठता है। 3 दुश्मन मैंने तुम्हें बता दिए, 3 नहीं बताए, 2 ही बताए। पहला तो है इसकी मौसी, बड़ी वाली मौसी घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम, इसने कहा मैं बड़ी हूं, अधिकार मेरा होना चाहिए। दूसरा इसका दुश्मन था दूसरी बहन का बेटा शौकत जंग, इसने कहा अधिकार भाई मेरे भी बंटवारा तो करो, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए नाना की प्रॉपर्टी में। और तीसरा जो इसका था वो था अंग्रेज। ठीक है, हुआ क्या, अब यहां जो है अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भाई ये सोने की चिड़िया है, हमें इस पर अधिकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें एक तारीख याद आ रही है क्या? तारीख दिख रही है, क्या हुआ था? तारीख दिख रही है तो तुम्हें यह भी याद आना चाहिए कि हुआ क्या था। इस दौरान जब आपके यहाँ वर्दी अली खां थे, यूं मान के चलो, फिर सिराजू दौला आए, तो इस वक्त क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, हाँ या ना? इस वक्त क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था ना। तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था किसके बीच में? फ्रांसीसियों और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के दौरान बात समझने वाली क्या आती है, इस युद्ध के दौरान सब लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे? अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। अब मेरी बात को देखो, ध्यान से सुनना, हुआ क्या। 3 इसके क्या थे? दुश्मन। अब देखो, मौसी तो बोलती बोलती चली गई,
इसकी तो किसी ने सुनाई करी नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, इसकी कोई सुनाई करी भी नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। शौकत जंग के साथ क्या किया, 1756 में मनहरी युद्ध में इसको हरा दिया और इसकी कर दी हत्या। इसने अधिकार मांगा तो सिराजुद्दौला क्या किया, इसके साथ युद्ध किया, ठीक है ना, इसके साथ क्या किया, युद्ध किया, ठीक है। अच्छा, शौक कर लिख दिया गया, शौकत जंग है, ठीक है। शौकत जंग जो है इसके साथ इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके इसको हरा दिया, इसकी हत्या कर दी। तो इसका किस्सा वैसे खत्म, बोलते बोलते चुप हो गई, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसको युद्ध में इसका किस्सा खत्म। अब एक ये आदमी बच गया, अंग्रेज। अब देखो सिराजुद्दौला का दुश्मन अंग्रेज कैसे बने, सिराजुद्दौला के अंग्रेजों के साथ दुश्मनी कैसे हुई, भाई बाकी शासक भी तो है, इनके साथ तो दुश्मनी नहीं हुई, इस सिराजुद्दौला के साथ ही दुश्मनी कैसे हुई, क्यों हुआ, क्या ऐसा कारण हुआ कि प्लासी का युद्ध करना पड़ा, क्या ऐसा कारण हुआ कि अंग्रेजों के दिमाग में ये सिराजुद्दौला खड़का, और सिराजुद्दौला ने भी पिन चुबाने में तो कमी छोड़ी भी नहीं। अब देखना क्या क्या किया है, कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का भी काम गलत था, अंग्रेज जो है वो उस पर हावी हो गए। अब अंग्रेजों के तो क्या हुआ, मुंह पर खून लग गया, कैसे लग गया, कर्नाटक का दूसरा युद्ध उनके जीत में आ गया। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है, आप सोचो, ध्यान से सुनना, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध यहाँ जो शुरू हुआ है, होने की परिस्थिति में यूं मान के चलो, यूरोप में तो हो चुका है, यहाँ आपके शुरू होने की परिस्थिति पूरी बन चुकी है, 58 में शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी रूपरेखा तो आपको 56 में मिल जाती है देखने को। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, पहला कारण, अंग्रेज दुश्मन कैसे बने, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सामने क्यों आया और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से दुश्मनी मोल क्यों ली, क्यों ये आपस में लड़े, क्यों प्लासी का युद्ध हुआ। अब मैं प्लासी के युद्ध के कारण और प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि आप सबको समझाने जा रही हूं, गौर से सुन लेना इस बात को। हुआ क्या, पहला कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ ना, इस युद्ध में इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने, तो ध्यान से सुनना, फ्रांसीसियों ने तो, यहां मैंने थोड़ा सा इसको मैसअप कर रखा है, देखो क्या किया, ये बंगाल है ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देती हूं, लो ये बंगाल है, इस बंगाल में यहां तो आपका ये रहा कलकत्ता और ये आपका रहा चंद्रनगर। फ्रांसीसी ने तो आकर चंद्रनगर पर अपनी किलेबंदी करी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर आकर अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी करी। ध्यान से सुनना, फ्रांसीसियों ने तो चंद्रनगर पर किलेबंदी करनी शुरू कर दी, क्योंकि युद्ध होने वाला सबको, दोनों को पता है, यूरोप में युद्ध शुरू हो गया, यहां भी युद्ध शुरू होने वाला है, तो चंद्रनगर में किलेबंदी शुरू करी फ्रांसीसियों ने, क्योंकि वो उनका फ्रांसीसियों की बस्ती थी। कलकत्ता फोर्ट विलियम में किलेबंदी करनी शुरू की अंग्रेजों ने, और सिराजुद्दौला ने इसका किया विरोध। सिराजुद्दौला ने क्या किया, फ्रांसीसी है या अंग्रेज है, इन्होंने क्या करनी शुरू की, किलेबंदी, और इस किलेबंदी का विरोध किया, किलेबंदी का विरोध किया किसने, सिराजुद्दौला ने, कि भाई आप लोग जो है फ्रांसीसी और मुगल दोनों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों दोनों को कहा कि भाई आप लोग किलेबंदी क्यों कर रहे हो, भाई ये आपका क्षेत्र थोड़ी ना जो आप किलेबंदी करोगे, आप क्यों किलेबंदी कर रहे हो, आप तो व्यापार करने आए, व्यापार करो और चुपचाप चले जाओ। किलेबंदी का तो मतलब है क्या, तुम्हें यहां बसना है थोड़ी ना, भाई यहाँ थोड़ी ना शासन थोड़ी ना करना है, यहाँ कलकत्ता तुम्हारा थोड़ी ना, बंगाल का है और बंगाल का मैं राजा हूं। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों को और फ्रांसीसी तो रुक गए, बोले ठीक है नहीं करेंगे किलेबंदी। फ्रांसीसी तो फिर भी बात को थोड़ा सा समझ गए, अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारी बात क्यों माने, क्योंकि अंग्रेजों को पता था हमें रोकने वाला केवल और केवल मुगल थे और मुगलों के पास अब दम नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने बात मानी नहीं, अंग्रेजों ने बात मानी नहीं और राजा के मना, मतलब नवाब के मना करने के बावजूद किलेबंदी जारी रखी, किलेबंदी करी। अब ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त खटकी, ये बात आपके जो नो डाउट कौन, सिराजुद्दौला जो है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इसकी ऐसी कैसी मजाल कि इसने ये कर दिया। अब इस गुस्से में आकर, ध्यान से सुनना क्या किया है, इस गुस्से में आकर 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, किसने, सिराजुद्दौला ने, अंग्रेजों का था। 4 जून 1756 पर अधिकार कर लिया, किसने, अधिकार किसने कर लिया, ध्यान से सुनना, मैं चीजें बता रही हूं। 4 जून 1756 में कासिम बाजार, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्लासी का युद्ध की तारीख आए या नहीं आए, क्योंकि वो सबको पता रहती है, थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को ध्यान रखना।
4 जून 1756 में कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार पर अधिकार हो गया, यहां तक अंग्रेज फिर भी तसल्ली में थे। अगली तारीख सुनना, 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, एक तरह से यूं मान के चलो। अब ध्यान से सुनना, जब किलेबंदी करने के लिए मना किया, किलेबंदी करने के लिए मना किया, अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज नहीं माने। और एक बार तो कहा यह जाता है, हिस्ट्री में लिखा है कि कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला जो है वो केवल निरीक्षण करने गए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलो देख कर आते हैं। तो कासिम बाजार में जाने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया। कासिम बाजार में जाने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला गुस्से में बोले, ऐसे कैसे, मैं नवाब, मुझे मना कर दिया। इस गुस्से में आके सिराजुद्दौला ने 4 जून को कासिम बाजार पर अपना अधिकार किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, सोचो फोर्ट विलियम कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अपना अधिकार कर लिया और अपने आप को बड़ा ही 30 माह खार समझने लगा। बोले मेरे आगे अंग्रेजों ने पूरे भारत में सबको हराया और मैंने अंग्रेजों को हराया। भाई अंग्रेजों ने भारत में सबको हराया और मैंने अंग्रेजों को हराया, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, मैं सबसे शक्तिशाली। सिराजुद्दौला कहते ना अपने दुश्मन को कम आंकना, उसने वही किया। अब हुआ क्या, यहां से अंग्रेज, ध्यान से सुनना, यहां से अंग्रेज भागते हैं और एक द्वीप का नाम आता है फुल्टा द्वीप। भागते हैं क्योंकि देखो यहां से भागकर कहीं तो जाएंगे, तो यहां से भागे और भागकर एक फुल्टा द्वीप पर जाकर उन्होंने शरण ली। ठीक है भाई, और सिराजुद्दौला ने कहा भाग रहे तो भागने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, अंग्रेजों को इसने मुख्यतः मारा नहीं, बोला ठीक है भागो, भागने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने क्या भागकर कहा, फुल्टा, नाम ध्यान से रखना, ठीक है ना, फुल्टा, ठीक है, फुल्टा द्वीप में इन्होंने क्या ली, शरण ली। फुल्टा जो द्वीप है उस पर इसने क्या ली, इन्होंने शरण ली। अब ये जो है, अब इसने क्या सोचा, फुल्टा द्वीप पे शरण ली, इसने सोचा चले गए। अंग्रेजों ने यहां इंतजार किया मद्रास का, ध्यान से सुनना, किसका इंतजार किया, मद्रास का इंतजार किया। और मद्रास से इनकी मदद, ध्यान से सुनना, मद्रास से इनकी मदद करने के लिए आते हैं, क्या नाम है, क्लाइव, कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, जून में अधिकार कर लिया, क्या किया, जून में अधिकार कर लिया। जून में अधिकार तो कर लिया परंतु जनवरी में वापस भी देना पड़ गया। जनवरी में क्या किया, वापस भी देना पड़ गया। अच्छा कुछ चीजें एक बार पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लो, अपन इसी में आगे चलेंगे। कुछ कारण जो है वो पहले बता देती हूं मैं। सिराजुद्दौला, सबसे पहले एक बात मैंने आपको बताई थी, 1717 में मुक्त व्यापार करने की उन्हें फरमान जारी हो गया था मुगलों की तरफ से अंग्रेजों को। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जैसे राजा बना तो राजा बनकर ये जो फरमान जारी हुआ था ना, इसका विरोध किया और कहा ऐसा नहीं होगा, मुक्त व्यापार नहीं कर सकते। और चलो मुक्त व्यापार कंपनी करे तब तो ठीक है, कंपनी करे तब तो ठीक है, परंतु कंपनी के जो निजी व्यक्ति है, जो निजी अधिकारी है, वो अगर मुक्त व्यापार कर रहे हैं तो वो गलत है, नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जो कंपनी मुक्त व्यापार कर रही है ना, इसका विरोध किया और उस पर क्या लगाई, कुछ बंदिश लगाने की कोशिश करी। तो इससे अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में खटपट शुरू हो गई। अच्छा एक और बात वो अच्छे से ध्यान से सुनना, हुआ क्या, सिराजुद्दौला का एक विरोधी था, नो डाउट, ठीक है ना। हालांकि सिराजुद्दौला के जो ये गद्दी पर बैठा था, इसके पक्ष में जैसे कि आपके सेठ जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, मीर जाफर है, अमीर चंद है, राजवल्लभ है। अभी पलासी की मैं इनके नाम बताऊंगी मैं तुम्हें, तसल्ली रखो, ये इसके विरोध में थे। अब राजवल्लभ का बेटा था कृष्णदास, राजवल्लभ का बेटा का क्या नाम था, कृष्णदास, ठीक है। राजवल्लभ के बेटे कृष्णदास ने क्या किया, बंगाल में लूटमार मचाई और बंगाल के नवाब के, मतलब नवाब को तो पूरा तो क्या लूटा, उसका धन लूटकर वो भाग रहा था और भागते भागते उसको शरण दे दी किसने, अंग्रेजों ने। क्या दे दी, अंग्रेजों ने उसको शरण दे दी। तो पहला विरोध किस चीज का, मुक्त व्यापार को लेकर, फरमान को लेकर हुआ। भी सिराजुद्दौला ने साफ कहा कि जब बंगाल मुगलों के अधीन था तब उसने फरमान जारी कर दिया, मान लो, परंतु आज बंगाल मेरे अधीन है, आज बंगाल का मैं नवाब हूं, तो मैं उस फरमान को क्यों मानूं, मुक्त व्यापार नहीं करने दूंगा।
तो अंग्रेजों ने फिर भी नहीं मानी सिराजुद्दौला की, वो वैसे ही मुक्त व्यापार करते रहे, टैक्स नहीं दिया। अब सिराजुद्दौला करे भी क्या? ठीक है, तो पहली खटपट शुरू हुई टैक्स को लेकर। दूसरी खटपट शुरू हुई राजवल्लभ का जो बेटा था कृष्णदास, वो पैसे चुरा के भागा नवाब के। अब नवाब का सोचो, राजा क्या चोरी, और उस चोर व्यक्ति को अंग्रेजों ने शरण दी। अंग्रेजों ने क्या दी? शरण दी। बोले ये तो और ही गलत बात। और तीसरा विरोध ये आपके सामने आ ही गया। तीसरा विरोध क्या था? किलेबंदी। ये लोग कर रहे थे किलेबंदी, और किलेबंदी करने के लिए सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। अब आप सोचो, ये तीन कारण रहे, ये तीन ऐसे मुख्य कारण रहे जो आगे चलकर प्लासी के युद्ध का निर्माण करते हैं। हुआ क्या? बात यहां से समझी? फिर अब सिराजुद्दौला इन सब चीजों से परेशान तो था ही ना। सिराजुद्दौला जो है वो इन सबसे परेशान था ही। इन सबसे परेशान था तो उसने क्या किया? कलकत्ता जीत लिया, और कलकत्ता जीतकर अपने जश्न में मग्न हो गया कि मैं तो बस सबसे ऊपर, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। इतने में इस द्वीप पर आदमी तो बैठे ही है, उड़ीग रहे हैं कि हमें कब मदद मिले, हम कब वापस अपने कलकत्ता जाए। अब हुआ क्या? क्लाइव और वाटसन ये बड़े खतरनाक आदमी थे। क्लाइव का तो तुमने देखा ही है, क्लाइव को तो तुमने देखा ही है, न जाने कितनी जीत दिलाई है, न जाने कितनी जीत दिलाई है क्लाइव ने अंग्रेजों को भारत में। तो क्लाइव और वाटसन ये पहुंचे मद्रास से। मद्रास में थे ये, क्लाइव मद्रास में था, एडमिरल वाटसन भी मद्रास में थे। ये दोनों मद्रास में अपनी सेना लेकर चले, और सेना लेकर चले और पहुंचे कलकत्ता। और कहां पहुंचे? कलकत्ता। ये पहुंच गए यहां कलकत्ता में, अपनी सेना लेकर पहुंचे और पहुंच गए कलकत्ता में। कलकत्ता में युद्ध किया, ठीक है, सिराजुद्दौला के इनके बीच में युद्ध हुआ, कलकत्ता इन्होंने जीत लिया। ध्यान से सुनना, क्लाइव और वाटसन ने कलकत्ता इन्होंने जीत लिया, और 1757 में कलकत्ता पर इन्होंने लगभग जनवरी में इन्होंने कलकत्ता पर अपना अधिकार वापस जमा लिया। बात को समझो। अच्छा हाँ, ब्लैक होल की घटना बतानी पड़ेगी क्या? चलो वो भी सुन लो। एक घटना कई बार नाम में आ जाती है, एक जो घटना है बड़ी सुप्रसिद्ध घटना है, कई बार इसका उल्लेख आ जाता है। हालांकि इसकी कितनी सच्चाई है, कितने ये झूठ है, ये तो तुम खुद तय करके बताओगे मुझे, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है ना। एक व्यक्ति था, नाम ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था हॉलवेल। एक व्यक्ति था हॉलवेल। उस हॉलवेल ने यह कहा कि ये 20 जून जो है, ये 20 जून जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी है। अंग्रेजों के साथ में ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये 20 जून। क्या कहा इस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति ने कहा सिराजुद्दौला ने क्या किया, 20 जून को विलियम फोर्ट को जीता, 20 जून को विलियम फोर्ट को जीता, और जीतने के बाद में एक कोठरी थी, कोठरी की साइज तक आती है, पता है क्या आपको? कोठरी की साइज थी लगभग 18 फुट लंबी, 18 फुट लंबाई है, और लगभग 14 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये आंकड़े आते हैं, पता है, किताबों में साफ लिखे हुए। 18 फुट के आसपास इसकी लंबाई रही है, और 14 और 10 इंच की इसकी चौड़ाई है। कितनी छोटी सी आप कोठरी होगी, सोच लो आप। इसने कहा कि इसके अंदर लगभग अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, कहीं 140 मिलता है, कहीं 146 मिलता है, ठीक है ना। इतने जो अंग्रेज थे, लगभग 146, एक 150 का फिगर मान के चलो, लगभग 150 के आसपास के जो फिगर के लोग हैं, उनको इस कोठरी में जबरदस्ती ठूस दिया। ठूसने के बाद में इन लोगों में से केवल और केवल 23 लोग जिंदा बचे, केवल और केवल 23 लोग जिंदा बचे, और सिराजुद्दौला ने उन 23 लोगों को आजाद कर दिया। बाकी सब लोग जो है वो दम घुटने से मर गए। कैसा होना संभव है? आप सोचो, इतनी छोटी कोठरी जो है उसमें आदमी ठूसे तो भी नहीं ठूसे जा सकते, इतने आदमी तो भी संभव नहीं है कि इतने आदमी जो है वो एक साथ खड़े होने का सवाल छोड़ो, ठूस भी देना, ऊपर तली भी हो जाए, तो भी नहीं है संभव। परंतु क्या कह सकते हैं, अब देखो होता है क्या है, जब इस घटना का चारों तरफ प्रचार प्रसार हुआ ना, तो लोगों में डर बन गया कि सिराजुद्दौला इतना खतरनाक है। और अंग्रेज जो थे उनके दिल में ना एक तरह से अपने लोगों को लेकर हमेशा, आप यूं मान के चलो, जैसे भारत जो लोग है ना, भारतीय, फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे भाईचारे की भावना से रखेंगे, परंतु जब हमारे देश के लोग कहीं भारत के बाहर फंस जाते हैं ना, तो हम लोग उन्हें लाने में इतने सक्षम नहीं होते।
आपने कभी मूवीज वगैरह देखी हो या सुना हो, कभी किसी क्षेत्र में मान लो कोई अमेरिकन है, या मान लो अमेरिकन दूतावास पर हमला हुआ या किसी दूसरे देश में हमला हुआ, तो अमेरिका की जो देश है वो अपने लोगों को निकाल के ले आता है वहां से। तो वैसे ही जैसे अंग्रेजों को पता चला कि हमारे लोगों के साथ ऐसा किया, देखो सत्य है या असत्य इसके बारे में कोई नहीं जानता है, सत्य है सत्य, क्योंकि हिस्ट्री को आप हमेशा ही मान के चलो हुआ ही है, हुआ ही है। परंतु कई बार कुछ चीजें सुनने को मिलता है, जैसे कहते पद्मावती जब पानी पीती थी तब उसका पानी गले से ढलता था तो दिखता था, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पारदर्शी थोड़ी ना थी, लिखने वालों ने उसकी सुंदरता में व्याख्या कर दी। वैसे ही जब इस व्यक्ति ने लिखा तो लिखकर इसने ये कह दिया, एक कोठरी थी 18 इंच लंबी, 18 फुट लंबी, 14 फुट और 10 इंच चौड़ी थी, उसमें लगभग 150 अंग्रेजों को इसने भर दिया, जिसमें से केवल 23 जिंदा बचे, बाकी सारे मारे गए और 23 को उसने आजाद कर दिया। ठीक है ना, 23 ने उसको क्या कर दिया, 23 लोगों को उसने कहा कि ठीक है तुम बच गए, तुम जाओ। अब बेचारे ये भी कहां जाए, क्या करें, बात यहां तक समझ में आ गई। अब हुआ क्या, जनवरी 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद में ध्यान से सुनना, मार्च के अंदर चंद्रनगर पर जो फ्रांसीसी है ना, जो किसकी है, फ्रांसीसी बस्ती है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को यह डाउट हुआ कि सिराजुद्दौला खुद तो इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता, जरूर इसकी मदद फ्रांसीसियों ने करी है या फ्रांसीसियों ने इसके कान भरे हैं, वरना सिराजुद्दौला है उसने कलकत्ता पर ही अपना अधिकार क्यों किया, चंद्रनगर को क्यों छोड़ दिया। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि जरूर फ्रांसीसी बस्ती है, फ्रांसीसियों ने मदद की है इसकी, इसके कान भरे, तो क्यों ना फ्रांसीसियों को चुप करा दिया जाए, और चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया। कल मैंने पढ़ाया था, याद है या नहीं है, कल मैंने पढ़ाया था ना कि फ्रांसीसी में आपके कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, ठीक है ना, फ्रांसीसियों चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, किसने कर लिया, अंग्रेजों ने। ठीक है भाई, अंग्रेजों को तो पूरे बंगाल पे अधिकार करना था, परंतु उन्होंने क्या किया, पहला जो उनका खुद का क्षेत्र था कलकत्ता, उसको पकड़ा, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा जो अगला उनका जो क्षेत्र था वो था चंद्रनगर, ठीक है, उसको पकड़ा। अब इनके बीच में खटपट तो थी। अब आप ना एक नाम सुनोगे, आपने एक नाम सुना होगा, एक संधि का नाम सुना होगा, अलीनगर संधि। देखो आगे भी बक्सर के युद्ध में आप इलाहाबाद संधि भी नाम सुनते हो, अब यह एक अलीनगर की संधि। ठीक है, इसको पढ़ाती हूं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने यहां तक का जो कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, हालांकि थोड़ा सा सिराजुद्दौला वाला मिक्स कर दिया मैंने आप लोगों के दिमाग में। तो मुर्शिद अली खां बंगाल के दीवान थे पहले, औरंगजेब ने इन्हें दीवान बनाया, फिर ये स्वतंत्र शासक बने, नवाब बने सबसे पहले। ठीक है, फिर इनका दामाद बना, कुछ मुख्य काम नहीं किए, फिर बेटा बना, इसने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत समय कम तक ले आया था। अली वर्दी खां के दौरान बंगाल जो है वो बहुत फला फूला, और अली वर्दी खां का ही क्या कहते हैं इसको, नाती, ठीक है ना, अली वर्दी खां की ही तीसरी बेटी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला को अगला शासक बनाया गया। ठीक है ना, सिराजुद्दौला को राजू इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे, मैंने कितना रफली लिख रखा है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है, बिल्कुल जोनू जी, ये पटवारी में आएगा, ये पटवारी में आएगा, क्योंकि पटवारी में आपके आधुनिक इतिहास जो है वो सबसे पहले आराम से लिखा हुआ है कि आधुनिक इतिहास, तो ये बिल्कुल आएगा। हाँ, बस इतनी सी बात है कि मैं डिटेल में ले रही हूं, पर मैं एक बात बताऊं बच्चों, हिस्ट्री तुम कितना ही पढ़ो चाहे से, उसमें कौन सी चीज कहां से आ जाती है ये ना, कई बार तो हिस्ट्री के टीचर को भी सोचना पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, है ना। तो चलो, सिराजुद्दौला 5वें नंबर के थे ना, थोड़ा सा एक बार देख लो सिराजुद्दौला को, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम लोग लास्ट में रिवीजन करते हैं, हम एक साथ ही रिवीजन करते हैं। तो सिराजुद्दौला जो है उसका टाइम मैंने आपको बताया 56 से 57, 1756 से 57। इसके 3 विरोधी थे, हमें उसकी बात नहीं करनी है। सबसे पहली बात, इन्होंने अंग्रेजों का जो मुक्त व्यापार था उसका विरोध किया, और विरोध करके मुक्त व्यापार पर कुछ बंदिशें लगाने की कोशिश की, परंतु अंग्रेज फिर भी नहीं माने, अंग्रेजों ने टैक्स नहीं दिया। ठीक है ना, पर इनके बीच में खटपट शुरू हो गई। फिर दूसरा क्या था, इसका जो एक राजवल्लभ था, ये व्यक्ति था, इसके बेटा कृष्णदास ने क्या किया, चोरी करी, और चोरी करके नवाब के पैसे लेकर चला गया, और अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को क्या दे दी, शरण दे दी। ठीक है, शरण दे दी। तीसरा इसका जो कारण रहा वो रहा किलेबंदी। अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने किलेबंदी करने की कोशिश की, फ्रांसीसी तो सिराजुद्दौला ने उसका विरोध किया, किलेबंदी मत करो।
फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज माने नहीं। अंग्रेज नहीं माने तो इसको आया गुस्सा, सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, और इसने क्या किया, 4 जून 1757 को 56 में इसने कासिम बाजार पर अपना अधिकार किया कि अब ये मेरा है। और 20 जून 1756 को इसने कलकत्ता कह लो या आप कह सकते हो फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी में 20 जून को ही आपकी ब्लैक हॉल की घटना की बात आती है। ब्लैक हॉल की घटना की बात आती है जिसमें अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठी में बंद करके मारा गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब ये युद्ध हुआ, ठीक है, इनके बीच में यहां तक बात होती है। यहां तक बात होने के बाद में चौथी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, ये कि मद्रास से सेना लेकर आता है क्लाइव। मद्रास से सेना लेकर आता है क्लाइव और वाटसन। ये लड़ते, ये लोग क्या होते हैं, मद्रास से सेना लेकर आता है क्लाइव और ये लोग आपस में लड़ते। और लड़ने के बाद में, ठीक है, लड़ने के बाद में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात समझ लो, लड़ाई के बाद में लगभग जनवरी, ठीक है, लगभग जनवरी में तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग जनवरी में इन्होंने कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार किया, वापस ले लिया अपना कलकत्ता सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है ना, हाँ भर ली। और हाँ भरी कैसे भाई, अंग्रेज हैं, उन्होंने क्या किया, युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, उसमें कलकत्ता उनके हाथ लग गया। अब सिराजुद्दौला को दबना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जीत लिया उन्होंने कलकत्ता को। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक संधि करी, अलीनगर की संधि, ठीक है। ये संधि होती है आपके लगभग फरवरी 1757 में। फरवरी 1557 में। देखो मैं धीरे धीरे तुम्हें प्लासी के युद्ध की तरफ ले जा रही हूं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो सीधा कहूंगी बेटा ये प्लासी का युद्ध हुआ, इस दिन हुआ, ऐसा हुआ है, खत्म कहानी। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध हुआ कैसे। अब अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि में क्या हुआ, कुछ शर्तें रखी गई। अलीनगर की जो संधि है वो किसके बीच में होती है, सिराजू के बीच में होती है, सिराजू तथा अंग्रेजों के बीच में, सिराजू और अंग्रेजों के बीच में होती है ये संधि, ठीक है, अलीनगर की संधि। इस संधि में सबसे पहले तो अंग्रेज कहते हैं कि भाई हमें है ना, तुमने कलकत्ता पर अधिकार किया, कलकत्ता पर अधिकार किया और अधिकार करने से हमारे कितना नुकसान हुआ, तो कलकत्ता के नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी, मतलब पैसा देना होगा। जितना हमारा नुकसान हुआ उतना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जितना नुकसान हुआ उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दे देंगे। दूसरी बात, हम हमारे विलियम फोर्ट जो है आपका, फोर्ट विलियम, उस पर हम हमारी किलेबंदी करेंगे, आप ज्यादा चू चौपड़ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो यहां फिर सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है जी, मान ली आपकी बात, और बताओ, ठीक है। तो इसने तीसरी बात क्या कही कि जो फरमान जारी हुआ था ना मुक्त व्यापार का, जो फरमान जारी हुआ था मुक्त व्यापार का, उस फरमान को वापस आप जारी करेंगे, ठीक है, हमें मुक्त व्यापार का अधिकार देंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है जी, हाँ भरनी पड़ेगी, समझौता कर रहे हैं यहां पर, भाई कलकत्ता की क्षतिपूर्ति के पैसे दो, ठीक है, किलेबंदी करेंगे, ठीक है, फरमान मतलब जो फरमान आया था मुक्त व्यापार का उसकी हाँ भरो, बोले ठीक है, मतलब सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज आती है, सिक्के ढालने की अनुमति, मतलब सिक्के चलाने, सिक्के बनाने की अनुमति और मिल गई, सिक्के ढालने की अनुमति और मिल गई। ये अलीनगर की संधि थी। इस संधि में यह कहा गया कि आप इन सब बातों को मानेंगे और इन सब बातों को मानकर हम लोग शांति पूर्वक अपना काम करेंगे। अब अंग्रेजों से हम नहीं लड़ेंगे, ना ही अंग्रेज हमसे लड़ेंगे। अंग्रेजों ने कहा मान लिया आपकी बात, चलो ठीक है।
अब हुआ क्या, इन्होंने संधि कर ली, फरवरी 1757 में आराम से संधि हो गई, सारी बातों पर एग्रीमेंट हो गया कि हाँ ठीक है। अब सिराजुद्दौला को लगा चलो ठीक है, कुछ चीजें मान ली हमने, मानकर व्यापारी तो करेंगे, कर लेने दो, ठीक है ना, कम से कम सरदर्द तो नहीं रहेगा ना, आफत खत्म, लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा सिराजुद्दौला जब से गद्दी पे बैठा है लड़ ही रहा है। सोचो, पहले अपने परिवार से लड़ा, मौसी से लड़ा, अपने मौसी के बेटे से लड़ा, और अब ये अंग्रेज आ गए, इनसे लड़ो। तो ये सोच रहा है बेचारा कि मैं राजा बना नहीं, उससे पहले तो मुझे लड़ना पड़ रहा है, इससे बेटर है लड़ाई छोड़ो, मुझे काम करना है, मैं काम करूं, कुछ बनूं, मतलब कुछ बनूं तो क्या, कुछ बनाऊं, कुछ करूं। तो इसने ये सारी कर ली। अब अंग्रेजों ने सोचा क्या, क्लाइव आए हुए थे, क्लाइव जो है वो आपके यहां आए हुए थे, क्लाइव यहां बंगाल थे, ठीक है। अब यहां बैठे बैठे कलकत्ता में, बैठे बैठे इन्होंने कलकत्ता में सोचा कि भाई ये हुआ कैसे, क्लाइव ने सोचा ये हुआ कैसे, सिराजुद्दौला ने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई कि वो अंग्रेजों से लड़ लिया, इसकी अकेले का दिमाग तो इतना नहीं चल सकता। फिर इन्हें बैठे बैठे यहां से दिखा चंद्रनगर, यहां दिखा इनको चंद्रनगर, तब इनको याद आया, बोले हाँ फ्रांसीसी यहीं बसते हैं, बिल्कुल जरूर फ्रांसीसियों ने इनकी कान भरे होंगे, जरूर फ्रांसीसियों ने इनकी मदद की होगी, तब जाके सिराजुद्दौला के इतने मतलब इतने पर निकले। अच्छा जी ठीक है, क्लाइव ने सोचा क्यों ना, बंगाल तो आए हुए हैं ही, और हिम्मत तो है ही, ताकत तो है ही, पैसा तो है ही, एक काम करते हैं इसको भी हथिया लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, हथिया लेते हैं, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध तो चल ही रहा है ना, देखो सप्तवर्षीय युद्ध तो चल ही रहा है यूरोप के अंदर, तो सोच रहे अंग्रेज कि यहां क्यों ना भारत में फ्रांसीसियों को दबा देते हैं, ये भी ज्यादा फ्रांसीसी चू चप्पड़ कर रहे हैं। तो क्या किया, अलीनगर की संधि के आधार पर शांति से काम करना है, कलकत्ता अंग्रेजों का, बाकी है वो बंगाल के नवाब का, कलकत्ता अंग्रेजों का, बाकी क्षेत्र बंगाल के नवाब का, शांति से काम करो। यहां क्लाइव ने अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाए और चंद्रनगर को, ध्यान से सुनना, चंद्रनगर को मार्च 1757 पर इस पर अपना कर लिया अधिकार। क्या कर लिया, अधिकार। अब ये जो चंद्रनगर पर इसने अधिकार किया ना, ये सिराजुद्दौला को रास नहीं आया, और सिराजुद्दौला ने कहा तुम्हारी फिर इतनी हिम्मत कि तुमने फिर मेरे क्षेत्र के अंदर, मतलब बंगाल में लड़ाई दंगे फसाद करने फिर शुरू कर दिए, लड़ाई दंगे करने मतलब लड़ाई वड़ाई करनी फिर शुरू कर दी, तुम्हारी फिर इतनी हिम्मत। मतलब इस बार सिराजुद्दौला का जो दिमाग है ना वो दुगुना दौड़ा, बोले ये तो ऐसे तो मानेंगे नहीं ये लोग, तो ये तो इन्होंने संधि करी है, और इस संधि में कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को कुछ समझौता करना पड़ा, सारे समझौते मैंने किए, सिराजुद्दौला ने किए, सारी बात सिराजुद्दौला ने मानी, और फिर भी अंग्रेज इसकी एक बात भी नहीं माने कि शांति से रखना है। इन्होंने चंद्रनगर पर हालांकि वो हो फ्रांसीसी बस्ती, परंतु इससे सिराजुद्दौला को यह पता चल गया कि क्लाइव जब चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर सकता है तो ये पूरे के पूरे बंगाल को भी अपना समझ लेगा, और कल को पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाएगा। इससे बढ़िया है इस क्लाइव को मैं इसकी अकल ठिकाने ले आऊं, क्लाइव की मैं क्या ले आऊं, अकल ठिकाने ले आऊं, और यहां से शुरू होती है प्लासी के युद्ध की कहानी। बात समझ में आ गई? हुआ क्या, ये दो कारण तो थे, इस कारण से ये तीसरा कारण, और ये जीत लिया, जीतने के बाद फिर हार गए। तुम सोचो सिराजुद्दौला की क्या पावर थी, जून में जीता है और जनवरी में वापस हार गया। सोचो महीने कितने, जून में जीता और फरवरी में फिर हार गए, मतलब जनवरी में फिर हार गए। ये मतलब हो क्या रहा है, कितने कम समय तक। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला ने सोचा अंग्रेज गए भाग, अंग्रेजों के सामने मतलब अंग्रेज मेरे सामने कुछ नहीं है, अंग्रेज जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब बात को ध्यान से सुनना, मार्च के अंदर चंद्रनगर पर अधिकार, और चंद्रनगर पर अधिकार करने पर सिराजुद्दौला अब आ गया गुस्से में, और उसने अब तैयारी करी है प्लासी के युद्ध की। किसकी? प्लासी के युद्ध की। अब तैयारी कर ली प्लासी के युद्ध की। अब होता क्या है देखो, अब करते हैं युद्ध। अब है आपका प्लासी का युद्ध। तारीख जैसे कि आप सबको पता है, 23
जून 1757। किस किस के बीच में हुआ? 56 नहीं है, 57 है। किस किस के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध? सबसे पहली बात किसके बीच में हुआ? आपके, चलो युद्ध की भूमि बना लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, तुम्हें समझाना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। ये है आपके इधर हिस्ट्री में क्या लिखा है मैं वो बता रही हूं, मैं देखने नहीं गई थी, ठीक है ना। ये यहां खड़ी है आपकी सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल, और इधर खड़े हैं आपके अंग्रेज। सिराजुद्दौला के पास है 50,000 सैनिक, ठीक है, और अंग्रेजों के पास ये है, अंग्रेज में आपके क्लाइव, एक तरफ तो खड़ा है क्लाइव और एक तरफ खड़ा है वाटसन, और इनके पास हिस्ट्री में लिखा आता है 3100, कहीं आता है 3200, ये लगभग 3000 के आसपास थे। अच्छा हाँ, कहीं तो ये भी लिखा मिलता है कि केवल 300 थे, कहीं तो ये भी मिल जाता है कि केवल 300 थे। अब आप सोचो, सिराजुद्दौला तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, ये है आपका प्लासी, ठीक है, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, मुझे हराने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 50,000 की सेना है मेरे पास में, इनके पास क्या है? बस 3000, मतलब लगभग 3000 लगभग 3000। इस सेना से क्या होगा अगर मेरे सैनिकों को अगर ये 3000 आदमी एक आदमी को मारेंगे, चलो 2 आदमियों को मारेंगे तो भी मेरे आदमी तो भारी पड़ेंगे इन पर। और देखा जाए तो प्लासी के युद्ध में यूं मान के चलो, अगर इस परिस्थिति को तुम देखते हो तो साफ हमें यह पता है कि जीतेगा कौन? सिराजुद्दौला जीतेगा, अगर इस परिस्थिति को देखें तो। पर हुआ क्या? प्लासी का कोई युद्ध थोड़ी ना था। प्लासी का युद्ध तो आजकल जैसे क्रिकेट मैच नहीं होते क्या, आईपीएल वगैरह, जो पहले फिक्स हो जाते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये प्लासी का युद्ध तो वैसे ही पहले ही फिक्स हो चुका था आपके क्रिकेट मैच की तरह, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हुआ क्या इस प्लासी के युद्ध में? जब इस प्लासी के युद्ध की रणभूमि तैयार हो रही थी, प्लासी की रणनीति तैयार हो रही थी, अंग्रेज बैठे बैठे सोच रहे थे कि करेंगे क्या। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ के जो राजा महाराजा थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे? शारीरिक रूप में जीतने की कोशिश ज्यादा करते, मतलब शरीर ताकत होनी चाहिए। और ये अंग्रेज जो है ना, ये यहां से युद्ध करते थे। हम लोग क्या करते थे? हथियारों से करते थे, अपने सैनिकों से युद्ध करते थे। अंग्रेज यहां से युद्ध करते थे, दिमाग से युद्ध करते थे, ठीक है ना। इन्होंने बैठे बैठे सोचा यार ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो क्या करेंगे अपन लोग। तो कहा कि क्या करें। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई साहब पैसे पे सब कुछ बिकता है, अंग्रेजों को पता है पैसे पे सब कुछ बिकता है। तो इन्होंने क्या किया? मीर जाफर। मैंने सबसे पहले इस आदमी का नाम क्यों लिखा? क्योंकि मीर जाफर जो है ना, वो इस सैनिकों में जो सबसे प्रमुख अधिकारी, सेनापति कौन था? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। चलो अच्छा, मीर जाफर ये तो क्या हुआ, इसके सैनिकों में से मिल गया। राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ, ये कोई व्यापारी है तो कोई बैंकर है। अब इसमें देखना, एक आता है राजवल्लभ, एक आता है आपका जगत सेठ, ठीक है, एक आता है जगत सेठ, एक और व्यक्ति आता है। हालांकि जगत सेठ है, मतलब बहुत सारे व्यापारी। ध्यान से सुनना, क्या किया? सेना के अधिकारी है, अंग्रेजों ने मिला लिया, व्यापारियों को मिला लिया, जो कुछ व्यापारी हैं, और कुछ बैंकर है। मतलब बैंकर का मतलब समझ गए? जो पैसा देते हैं, जो बहुत धनी सेठ है, जैसे जगत सेठ है। वैसे एक आनंदी करके एक व्यक्ति था, वो व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, ठीक है। तो व्यापारी, बैंकर और सेना के प्रमुख अधिकारी, इनको लालच दे दिया और मीर जाफर को कहा अगर हम जीते तो अगला नवाब मैं तुझे बनाऊंगा। मीर जाफर ने सोचा अपने तो लॉटरी लग गई, बंगाल का नवाब मतलब सोने के ऊपर बैठूंगा मैं तो। मतलब इतना पैसा, इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी समृद्ध रियासत, चारों तरफ पैसा ही पैसा। अंग्रेजों ने पूरा इसको लालच दिया, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, तुम तो ऐश करोगी, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पीछे खड़े सैनिक की थोड़ी ना,
क्योंकि अगर तुम यहाँ पीछे कब कुछ भी कर लो, तुम कभी भी सिराजुद्दौला के बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है उसके बाद में उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। मीर जाफर ने सोचा बात तो सही है, और ये व्यापारी बैंकर को साफ कहा अंग्रेजों ने, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, पैसा देंगे, तुम इन सब लोगों को शामिल कर लो और आपस में हम हो जाते हैं एकजुट। बोलो हो जाओ। अब हुआ क्या, बेचारे यहाँ सिराजुद्दौला को कुछ नहीं पता, वो इसको ओवर कॉन्फिडेंस में 50,000 की सेना लिए घूम रहा हूं, और यहाँ अंग्रेज चुपचाप अपनी रणनीति बना ली और इन सबको साथ शामिल कर लिया, इन सबको साथ शामिल कर लिया, और ये लोग गए युद्ध करने। प्लासी का युद्ध नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। प्लासी का युद्ध केवल नाम मात्र का, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति दिखने में राष्ट्रपति अध्यक्ष, पर है कुछ नहीं, शक्ति नहीं है ना, कोई पावर नहीं है। वैसे प्लासी का युद्ध नाम तो ऐसे आता है जैसे युद्ध हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, केवल नाम मात्र का युद्ध था, कुछ भी नहीं हुआ एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सी बात समझो, कुछ भी नहीं हुआ। जब सिराजुद्दौला यहाँ पहुंचा, ध्यान से सुना हुआ क्या, जब सिराजुद्दौला यहाँ रणभूमि में पहुंचा और जब उसने ये देखा, ठीक है ना, किसी ने जब इसने ये देखा, सिराजुद्दौला ने ये देखा कि भाई मेरे सैनिक कहाँ हैं, मीर जाफर ने कहा चलो चलो। अब होता है ना घर में कहते सबको चलो चलो, 100 आदमियों को लेकर चलता है, पता चलता है जब लड़ने जाते हैं तब 4 ही हैं, बाकी पीछे वाले बोले 95 में भाग गए, 6 में भाग गए, केवल 4 ही बच्चे हैं। तो जब सिराजुद्दौला रणभूमि में पहुंचा, रणभूमि में पहुंचने के बाद में उसने जब देखा कि मेरे सैनिक कहां गए, मीर जाफर कहां गया, और इसके आसपास, ध्यान से सुना, सिराजुद्दौला, देखो राजा है तो सारे तो गद्दार नहीं निकलेंगे ना मीर जाफर की तरह, कुछ विश्वसनीय व्यक्ति भी तो होंगे इसके पास में। तो उन्हीं विश्वसनीय व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने यह भांप लिया कि सिराजू जी कुछ गड़बड़ है, सैनिक नहीं है पूरे, कुछ गड़बड़ है, सैनिक पूरे हैं नहीं, और ये यहां आराम से मजे से खड़े, इन्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि युद्ध होता है तब टेंशन इसको भी होती है। अरे भाई तुम पेपर देने जाओ और सामने वाला बच्चा बैठे बैठे मुस्कुराए तो तुम्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि उसको पहले से पेपर मिल गया, उसको तो सारे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें टेंशन हो रही है। वैसे ये तो बैठे बैठे मुस्कुराए मजे से, और इनकी सेना आधी गायब, तो इनको ये पता चल गया कुछ तो गड़बड़ हुई है, और कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ में इसके जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, इसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, इसके कुछ जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, इसे बचाने के चक्कर में वह व्यक्ति जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसमें से एक तो है मीर मदन, ठीक है, एक तो है मीर मदन, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति थी कि हम लोग क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को यही मार डालेंगे, यही इसकी हत्या कर देंगे। तो मीर मदन और एक है मोहन, ठीक है, मोहनलाल। अब मोहनलाल और मीर मदन की ये तो पहुंच गए वीर गति को, मतलब इनका तो युद्ध में ये, ठीक है, इनका देहांत हो गया, ये मर गए। अब सिराजुद्दौला भागकर पहुंचे हैं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। कहां पहुंचे, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। ये रणभूमि से भागने में क्या हो गए, सफल हो गए, रणभूमि से भागने में सफल हो गए, मुर्शिदाबाद पहुंचे, और मुर्शिदाबाद पहुंच गए। मीर जाफर का पुत्र था, ध्यान से सुनना, किसका पुत्र, मीर जाफर का पुत्र था मिरान। मिरान ने सिराजुद्दौला की कर दी हत्या। कहां, उसकी राजधानी में। सिराजुद्दौला जैसे राजधानी में पहुंचा, वो क्या हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि ठीक है भाई, जान बची, अब ठीक है, टेंशन फ्री, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता था जब तक सिराजुद्दौला का काम तमाम नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर मीर जाफर से भी तो वादा किया था ना कि सिराजुद्दौला को मारकर तुझे नवाब बनाएंगे, तो ये बात भी पता चली। तो इसके लिए सिराजुद्दौला को मरना पड़ेगा, और मीर जाफर का जो पुत्र था मिरान, उसने जैसे वो राजधानी में पहुंचा, और राजधानी में अपने घर पहुंचकर हर कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही सिराजुद्दौला जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसी वक्त पुत्र मिरान ने उसकी कर दी हत्या। सिराजुद्दौला का यह किस्सा होता है खत्म, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, पूरी बंगाल की जो जनता है वो शौक में आ जाती है कि ये हमारे साथ हुआ क्या। अब बंगाल की जो जनता है उसको तो यही पता है सिराजुद्दौला 50,000 की जनसंख्या के सैनिक लेकर गया है, और अंग्रेजों के पास केवल मात्र 3,000 के आसपास के सैनिक है। तो
अब बंगाल के जो जनता है उनके बीच में एक भय बैठ गया कि 50,000 की जनसंख्या के जो सैनिक हैं उन्हें हरा दिया अंग्रेजों ने। अरे उन्हें क्या पता कि यहाँ सैनिक मुश्किल से 500 थे, यहाँ सैनिक मुश्किल से 500 सैनिक भी नहीं थे देखा जाए। और अंग्रेजों के पास में एक अच्छी रणनीति थी और चालाक रणनीति थी, और हमारे यहाँ एक ऐसा इतना बड़ा गद्दार पैदा हो गया भारत में जिसने भारत को 200 वर्ष तक गुलामी के अंदर रखा, ये कह सकते हो गुलामी की जंजीरों में हमें बांध के रखा। ये मीर जाफर था, अगर ये उस दिन गद्दारी नहीं करता, सोचो आज हमारा इतिहास ही अलग होता। अगर मीर जाफर उस दिन गद्दारी नहीं करता और युद्ध करता और अंग्रेज हार जाते और अंग्रेजों को पता चल जाता कि बंगाल पर हम अधिकार नहीं कर सकते हैं, बंगाल हमारा नहीं हो सकता है, तो उसके बाद में हमारा इतिहास अलग होता। ये मैं साफ कह सकती हूँ, मीर जाफर जैसे अगर व्यक्ति हमारे इतिहास में नहीं होते तो अंग्रेज भी हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाते। देखो बहुत सारी चीजें मैं यूं मान के चलती हूँ, इतिहास में ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है मीर जाफर, ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने गद्दारी की हो। बहुत से गद्दार जो है वो मुगल है या कोई भी व्यक्ति बाहर से आया, सबने गद्दारी करी है, बहुत से व्यक्तियों ने विश्वासघात किया है। पर आप एक बात समझो कि जो भी आपके यहाँ आक्रमण करने वाला व्यक्ति आया, लूटा सबने है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं लूटा, लूटा सबने है, परंतु ये खास बात है कि कुछ ने क्या किया, लूट कर कोई सामान लूटा और लूट कर चले गए। अंग्रेजों ने हमें रोज लूटा, हर दिन हर घंटे लूटा, ठीक है। कुछ ने मतलब एक हिस्ट्री में मैंने कहीं एक कहावत पढ़ी थी, किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि अंग्रेजों का ये इरादा था कि हमारे खून की एक एक बूंद को जब तक वो निचोड़ नहीं लेते, ठीक है ना, एक एक बूंद को जब तक वो चूस नहीं लेते तब तक अंग्रेज जो है वो हमें लूटने का पूरा इरादा था कि इनमें कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा खाली हो जाना चाहिए भारत, ठीक है, पूरा खाली हो जाना चाहिए, भारत के पास कुछ नहीं रहना चाहिए रत्ती भर भी। क्यों? अगर पैसा रहेगा तो कल को ये फिर अपने हाथ पैर खड़े करेंगे, तो अगर पैसा ही नहीं होगा तो ये अपने कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, ये कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अब होता क्या है, दूसरे जो शासक आते हैं वो लड़कर चले गए, बात समझो, लड़े, आक्रमण किया, लूटा और चले गए, ठीक है भाई, खत्म, लूटा और चले गए तो मैंने फिर वापस बना लिया उसको। और कुछ ऐसे है जैसे मुगल है, ठीक है ना, जैसे मुगल है, लोधी है, ये जो वंश आए ना आपके, ये सब बाहर से थे। तो जो मुगल है, उदाहरण मान लो, एक मुगल है, उन्होंने लूटा भी, आक्रमण किया, युद्ध किया, लूटा भी, पर उन्होंने क्या किया, भारत में ही वापस इन्वेस्ट कर दिया, लूटा, पैसे लूटे और यही भारत में ही भारत के लोगों को व्यापार दिया या कुछ और काम दिया या कुछ किया, भारत से लूटा भारत में लगा दिया, भारत से लूटा भारत में लगा दिया, भारत का पैसा बाहर नहीं गया। अंग्रेजों ने लूटा भारत को और सारा पैसा डाल दिया ब्रिटेन में ले जाकर, सारा पैसा कहां डाल दिया, ब्रिटेन में ले जाकर, ठीक है। तो मेरी बात को समझे, ये मीर जाफर ऐसा है, विश्वासघाती बहुत पैदा हुए हैं। पितरहंता का नाम सुना है ना, पिता को मारने वाला, गद्दी के चक्कर में बेटों ने अपने पिता की हत्या कर दी, वहां तक हमें मंजूर है। दूसरे जो शासक हैं जिन्होंने बाहर से आक्रमण किया और उनके साथ में हमारे जो भारतीय हैं, जो हमारे साथ थे, जो हमारी भूमि पर पैदा हुए, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, वहां तक बात ठीक थी। परंतु मीर जाफर, इसने तो हमारे आगे आने वाले भारत की 200 वर्षों की गुलामी लिख डाली थी जब यह इनके साथ मिल रहा था। मीर कहते हैं, मीर जाफर अगर नहीं होता ना इन लोगों के साथ में, पूरी हिस्ट्री बदल जाती, पूरी हिस्ट्री बदल जाती। इतिहास की एक छोटी सी घटना में परिवर्तन हो जाए, मीर जाफर शामिल नहीं हो, मीर जाफर शामिल नहीं हो तो न जाने हमारा इतिहास क्या होता, ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम्हें इसका नाम भी याद होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने वाला कौन था? मीर जाफर था। इतना गुस्सा मत करो इसके ऊपर, बेचारे पर इंसान ही तो था, नो डाउट। हालांकि इसको इसकी सजा बहुत अच्छी मिली है। आगे अपन मीर जाफर पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा मीर जाफर की यह हालत हुई है कि पूरे को तो लूट लिया, कंपनियों ने पूरे मीर जाफर को लूट लिया। और इसके बाद में क्या हुआ, जब इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था, जो कि इसका बेटा था मिरान, मिरान को जब उत्तराधिकारी घोषित करना था, मिरान का निधन हुआ या इसकी हत्या की, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। इसका निधन हुआ या इसकी हत्या की, कुछ इतिहासकार कहते हैं मिरान की हत्या कर दी, इसलिए कर दी क्योंकि मीर जाफर जो है उन्होंने अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया। लास्ट में जाते जाते क्या किया,
अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा, बस बहुत हुआ भाई, लूट रहे हो, अब रुक भी जाओ, जान लोगे क्या, इन्होंने उसने रोकने की कोशिश की। और फिर इसके ये भी कहा जाता है कि मीर जाफर जो है उसने क्या किया, डचों के साथ मिलकर, डच जो थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने के लिए षड्यंत्र रचने की कोशिश की। इन्होंने क्या सोचा कि अगर मीर जाफर रहा, मीर जाफर के बाद गद्दी पर इसका बेटा बैठ गया, तब हमारे हाथ से फिर बंगाल निकल जाएगा। तो क्या किया, बेटे को तो मरवा दिया और मीर जाफर को क्या कहा, 15,000 तुम्हें वार्षिक मिलेंगे और चुपचाप गद्दी छोड़ो और तुम्हारी जगह मीर कासिम को हम बिठाएंगे। मीर कासिम भी बहुत होशियार आदमी है, इतनी आसानी से थोड़ी ना अंग्रेजों के चपेट में आ जाएगा। उसने भी कुछ ऐसे काम किए, फिर मीर कासिम को हटा दिया अंग्रेजों ने, फिर मीर जाफर को बिठा दिया। मतलब अंग्रेज जो है, यूं मान के चलो मीर जाफर के बाद में जो भी बंगाल का नवाब बना वो अंग्रेजों के अधीन ही रहा और अंग्रेजों ने जो कहा वो उसको करना पड़ा। मीर जाफर के लिए तो इतिहासकार साफ कहते हैं यह क्लाइव का गधा था। क्लाइव का क्या था, गधा था। ठीक है, इसके सामने सब कुछ हो रहा है, इसके सामने क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु ये कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी तो पूरी गलती थी, कहीं ना कहीं इसकी पूरी गलती थी। तो मेरे कॉन्सेप्ट को यहां समझे, तो ये प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हो गया। हुआ क्या, शुरू हुआ और हुआ क्या, हुआ ही नहीं, मतलब ये तारीख है, युद्ध तो हुआ ही नहीं बेचारा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य सेनापति मीर जाफर था वो शामिल हो गया अंग्रेजों के साथ में। सिराजुद्दीन जब पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि, उन्होंने जब देखा कि सेना कहाँ है, कुछ तो गड़बड़ है, सेना गायब हो गई, तो ये वापस चला गया, तो राजधानी में इसकी कर दी हत्या। और हत्या करने के बाद में बंगाल की जनता तो वैसे डरी हुई थी, कोई बोला ही नहीं। और आपके यहाँ जब मीर जाफर को राजा बनाया, जब मीर जाफर को नवाब बनाया, उस वक्त आपके इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया, यूं मान के चलो सुनहरे अक्षर तो क्या थे, सुनहरे अक्षर तो नहीं कह सकते, इतिहास में साफ लिख दिया, जिस दिन मीर जाफर ने गद्दी संभाली उसी दिन से अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार और अपना राजनीतिक प्रभाव, उन्होंने मतलब राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इतने दिन वे केवल व्यापारिक शक्ति के रूप में काम कर रहे थे। जाफर जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन अंग्रेज भी जो है उन्होंने बंगाल की गद्दी पर अप्रत्यक्ष रूप में बैठ गए। प्रत्यक्ष कौन, मीर जाफर, अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेज जो है वो इसकी गद्दी पर बैठे हैं। मीर जाफर ने अंग्रेजों को क्या उपहार दिए, क्या स्वतंत्रताएं दी, क्या अधिकार दिए, ये जो सारी चर्चा है वो हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है, और कल आपका जो है ये बंगाल वाला बक्सर का युद्ध वगैरह ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग हिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे। कोशिश करती हूँ आज वाले में भी आप लोगों ने कल की तरह एंजॉय किया होगा। नो डाउट बातें बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है ना। टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लो। युद्ध हुआ नहीं था, युद्ध की तारीख पता होनी चाहिए, किस किस के बीच में हुआ, क्लाइव और सिराजुद्दीन, अंग्रेज और बंगाल के बीच में। सिराजुद्दीन की हत्या हुई कहां, राजधानी में, युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई क्योंकि युद्ध तो हुआ ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद में मीर जाफर जो था उसको गद्दारी करने का इनाम मिला और वो मिला बंगाल का नवाब बनाकर। अंग्रेजों ने क्या किया, इसे बंगाल का नवाब बना दिया। अब अगला जो 5वां शासक सिराजुद्दीन तक हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम मीर जाफर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, मीर जाफर से शुरू करेंगे, ठीक है। टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। अब आपको कुछ पूछना है ना, टॉपिक में से कुछ पूछना है तो फटाफट बोलो। मैंने बक्सर बंगाल को पूरा करा दो। बंगाल पूरा करवाना संभव नहीं है क्योंकि बक्सर का युद्ध और फिर बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। आज मुझे प्लासी के युद्ध में लगभग यूं मान के चलो 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया, तो कल आराम से पढ़ लेंगे, कोई तसल्ली नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अब पूछो क्या क्वेश्चन है, मेरा टॉपिक खत्म हो गया है।